हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी और उसमें हमने कंप्यूटर की क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे और उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आइए उसी कड़ी में अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो आइए आज की क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कौन सा टॉपिक है? सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं समझते हैं। देखना दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हल्की फुल्की जानकारी बेसिक सी हम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का समूह होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का समूह, प्रोग्राम्स का समूह, ये चीज क्या होती है? सॉफ्टवेयर होते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि निर्देश या निर्देशों का समूह है। क्या है ये? निर्देश या निर्देशों का समूह। ये चीज क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब बहुत सारे निर्देश जो हमको देने होते हैं वो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं। कहने का मतलब अगर सिर्फ हार्डवेयर हो हमारे पास और हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। पहले ही क्लास में आपको बताया था कंप्यूटर में दो मेन भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं। तो ये दोनों एक साथ होंगे तभी हम कंप्यूटर को उपयोग में ले पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बस आपको इतनी जानकारी ध्यान होनी चाहिए कि प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह होते हैं या फिर बोल सकते हैं निर्देश या निर्देशों का समूह होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमें मदद करते हैं। अब देखना सॉफ्टवेयर के बारे में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छूते हैं, सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं। तो वो सारी जो थी ना वो बेसिक सी जानकारी थी। अब अपन मेन जो है सॉफ्टवेयर के बारे में परिभाषा क्या याद रखेंगे? जब हम छोटी क्लासों में पढ़ रहे थे तब हमारे लिए वो छूने ना छूने वाली बात थी। अब कौन सी बात है? प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, है ना। अब ये ध्यान रखना। हाँ, ये सही बात है कि अपन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, उनको देख सकते हैं। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जब अपन सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिए हैं तो आइए सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखना दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर है ना तो सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? SW, है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब अपने को सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ओके, सॉफ्टवेयर तीन तरह के, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता वो सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिंपल सा है, जिनके बिना कंप्यूटर, ये COMP कंप्यूटर पढ़ना है। सो कंप्यूटर नहीं चलता, जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता उनको अपन क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे आप बात करते हैं विंडोज, तो विंडोज ना हो अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज ना हो तो बताओ क्या हम कंप्यूटर को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, कंप्यूटर नहीं चलता, है ना। जैसे आप विंडो नहीं समझते, अगर आप मान लो कंप्यूटर यूज नहीं करते तो आप फोन यूज करते होंगे। तो फोन जो होता है उसमें आपका जैसे एंड्रॉइड फोन है तो इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से आपका फोन चला। अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपका फोन चलता ही नहीं है ना। सिर्फ वो हार्डवेयर, आपका फोन जिसको आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, टच स्क्रीन, बटन वगैरह सब कुछ है, ये हार्डवेयर है। तो इसके अंदर इसको चलाने के लिए जो होता है सिस्टम, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो वो कंप्यूटर को, उस फोन को चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से हम जो ज्यादातर कंप्यूटर यूज करते हैं इनमें जैसे विंडोज वगैरह ये होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है समझना दोस्तों। ये एप्लीकेशन को शॉर्ट में जैसे APP, ऐप, क्या लिख रखा है? ये ऐप। आपके फोन में जो आप यूज करते हो ना, बोले ये ऐप वो ऐप, जो ऐप यूज करते हो वो एप्लीकेशन का ही शॉर्ट रूप है ऐप। तो ऐप बोल दो चाहे एप्लीकेशन बोल दो। ये क्या काम आते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं, हमारी को सुविधा प्रदान करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो आपको फोन के एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। फोन का एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लो फोन के अंदर फोटो को एडिट करने के लिए पिक्सआर्ट रखा हुआ है,
तो वो क्या है आपके लिए, फोन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर में आप फोटोशॉप रखते हो, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर है जिनको आप यूज में ले रहे हो, एप्लीकेशन से ये नहीं होंगे फिर भी कंप्यूटर तो एक बार में चल जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा जो आप करना चाह रहे हो। तो ये हमारे कार्यों को आसान बनाने के लिए, हमारे को सुविधा प्रदान करने के लिए, तो यूजर को या उपभोक्ता को सुविधा प्रदान करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या ध्यान रखना है, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर या उपयोगकर्ता को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ओके, तो पहली चीज हमने सीखी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए या सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, और दूसरा हमने सीखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को या उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें सुरक्षा, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं दोस्तों, सुरक्षा प्रदान। अब ये सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, ये जानेंगे थोड़ी देर बाद। एप्लीकेशन यूज करने में कैसे सुविधा प्रदान करते हैं, जानेंगे थोड़ी देर के बाद। और जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता ये कैसे क्या होते हैं, जानते हैं अभी। तो देखिए अपने को अब ये तो समझ में आ गया सॉफ्टवेयर तीन तरह के होते हैं, तो दिमाग में सारा डायग्राम फिट हो जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब अपन पहले किसकी बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, इसको अच्छे से समझेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, उसको अच्छे से समझेंगे। फिर किसकी बात करेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, और उसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों देखना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे को कंप्यूटर चलाने में मदद करते हैं उनको अपन जो है सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखना सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताते हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो तरह से होते हैं। कितनी तरह से, दो तरह से। एक तो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के, दो प्रकार के या दो होते हैं। एक तो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर और एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी अब हमको अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो इसके दो प्रकार पढ़ने होंगे। पहले कौन सा पढ़ेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या शॉर्ट में इसको सिर्फ ट्रांसलेटर ही बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ट्रांसलेटर। और दूसरे को बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब देखना अपन बात करते हैं पहले किसकी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। आइए स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। पूरा ध्यान अब यहीं पर केंद्रित कीजिए। समझते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेटर ही बोलूंगा। अब मैं जब जब ट्रांसलेटर बोलूं आप उसका मतलब समझ जाना, मैं ट्रांसलेटर बोल रहा हूं, आपको समझना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ओके, ट्रांसलेटर। देखना क्या होता है, मान लो मैं घूमने गया कहीं पर, चीन चला गया, नहीं चीन नहीं जाते हैं, वहां पे तो कोरोना है। हाँ आगे देखो हर जगह कोरोना है। अपन मान लो किसी ऐसे देश में चले गए जहां की भाषा अपने को नहीं आती, वहां पर चले गए, वहां पर जाकर के हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। मान लो मैं जापान में चला गया, वहां के लोग तो अलग भाषा बोल रहे हैं, जापानीज, और अपन हिंदी बोल रहे हैं। तो अब मैं हिंदी बोलूंगा उसको समझ में नहीं आएगा, और वो अपनी भाषा बोलेगा जो मुझे समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में एक मध्यवर्ती रखते हैं, एक अनुवादक रखते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, मैं जो हिंदी में बोलूंगा उसको जापानीज में समझाएगा, और वो जो जापानीज में बोलेगा वो मुझे हिंदी में समझाएगा। तो दोनों अलग अलग भाषाओं के बीच जो बातों को समझाने का काम कर रहा है, अनुवादन का काम कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, अनुवादक या ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर का सिंपल सा मतलब तो क्या हो गया, अनुवादक। ओके, ट्रांसलेटर का मतलब हो गया अनुवादक। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होंगे, अनुवादक होंगे। अब अनुवादन किसका करेंगे, देखना समझते हैं। पहली ही क्लास से बोल रहा हूं, कंप्यूटर जो होता है वो आपकी मेरी भाषाओं को नहीं समझता। कंप्यूटर केवल और केवल एक भाषा समझता है जिसको बोलते हैं बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा समझता है कंप्यूटर, बाइनरी भाषा समझता है, जिसको मशीनी भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। और आप और मैं जो बोलते हैं ये बाइनरी भाषा नहीं है, अपन हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अपन कौन सी भाषा बोलते हैं, हाई यानी कि H, लेवल यानी कि L, और लैंग्वेज यानी कि L। अपन बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा, जिसको क्या लिखा मैंने, HLL, उच्च स्तरीय भाषा, जिसको मैंने HLL लिख दिया। उच्च स्तरीय भाषा में हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते हैं, हमारे को जो कंप्यूटर पर काम करना होता है, जो निर्देश देने होते हैं, अपन उच्च स्तरीय भाषा में देते हैं। वो उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेटर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेटर उसको
किसमें बदल देते हैं, बाइनरी भाषा में, या बोल दो लो लेवल लैंग्वेज LL, HLL को ट्रांसलेटर किसमें बदल देता है, LLL, यानी कि लो लेवल भाषा, लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा, जो कौन सी होती है अपने को पता है, जो बाइनरी भाषा है, कौन सी भाषा है, बाइनरी भाषा। तो ये किसमें बदल देते हैं, बाइनरी भाषा में, या फिर इसको बोल देते हैं मशीनी भाषा, कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेटर लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या मशीनी भाषा में बदल देते हैं। और आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं बाइनरी लैंग्वेज कौन सी है, दैट इज 0 and 1। कंप्यूटर केवल 0 या 1 ये भाषा ही समझता है, इसको बाइनरी भाषा बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, जैसे मेरा नाम लिख दिया ISTIYAA टाइप कर दिया इश्तियाक, अब इश्तियाक टाइप किया तो आप बोल रहे हो आपने आई टाइप किया, कंप्यूटर आई नहीं समझता, एस नहीं समझता, टी नहीं समझता, ए नहीं समझता, वो केवल 0 और 1 समझता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो हम कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, वो निर्देश जब कंप्यूटर में पहुंचते हैं तो पहुंचते पहुंचते वो 0 या 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में चेंज हो जाते हैं। कंप्यूटर केवल केवल बाइनरी लैंग्वेज में ही भाषा को समझता है और कोई भाषा कंप्यूटर नहीं समझता। तो आप पूछोगे बाइनरी लैंग्वेज में कैसे चेंज हो जाते हैं, अरे वही तो बता रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर चेंज कर देता है। कौन चेंज कर देता है, ट्रांसलेटर। तो आप कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दो, वो निर्देश HLL में होता है, किसमें, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उनको LLL यानी कि लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा या बाइनरी भाषा बोल दो चाहे मशीनी भाषा बोल दो, उसमें बदल देते हैं। समझ में आ गया ट्रांसलेटर का काम। तो ट्रांसलेटर नहीं होता तो काम नहीं होता। अब ट्रांसलेटर को अगर आपने समझ लिया तो अब देख लो ट्रांसलेटर होते कितने तरह की है। ट्रांसलेटर वैसे तो 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन तीसरा भी मैं आपको बता देता हूं जो अब नहीं है। हाँ देखना, ट्रांसलेटर सबसे पहले जैसे बात करते हैं अपन कंपाइलर की। सबसे पहले मैं कौन से प्रकार के ट्रांसलेटर की बात करूं, कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या होता है, तो देखना जैसे हमने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिए, वो निर्देश एक पेज के रूप में, किस रूप में, पेज के रूप में, इसमें उस तरह बहुत सारी मतलब लाइन है, तो जो पेज के रूप में पूरे के पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं, कंपाइलर। यानी ये क्या करता है, पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है, पूरे, ये फिर से खराब हो गया, पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है, पूरे पेज को ट्रांसलेट, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ट्रांसलेट करता है। ओके, पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है, दैट इज कंपाइलर। दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये पूरे पेज को ट्रांसलेट नहीं करता, ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, एक एक लाइन को, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, ये ध्यान रखना है ना। तो क्या फर्क हो गया इंटरप्रेटर और इसमें कंपाइलर में, इन दोनों में मेन फर्क तो ये हो गया कि कंपाइलर एक साथ में पूरे पेज को ट्रांसलेट कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर केवल एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो आपके हिसाब से अच्छा कौन सा है, तो सीधी सी बात है, जो पूरे पेज को ट्रांसलेट कर रहा है वो अच्छा होगा क्योंकि वो फास्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कंपाइलर जो होता है ये फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट। किसकी तुलना में, इंटरप्रेटर की तुलना में। लेकिन ज्यादा अच्छा हम ना तो इसको बोलेंगे ना इसको बोलेंगे, किसको, इंटरप्रेटर को। क्यों, क्योंकि अगर ये एक एक लाइन को पढ़ रहा है, कौन, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, तो किसी भी लाइन में त्रुटि आएगी तो हम समझ जाएंगे इस लाइन में त्रुटि, वो इस एरर को सही कर देगा। लेकिन कंपाइलर तो पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसमें कहां पर एरर आई जिसकी वजह से काम रुक गया वो अपन पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है कि फास्ट तो ये होता है, और ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, इंटरप्रेटर। हालांकि दोनों ही अच्छे यूज में दोनों ही आते हैं। हाँ दोनों अभी चल रहे हैं। तीसरा जो भाई बैठा है ये असेंबलर। व्हाट इज असेंबलर, देख लेते हैं, असेंबलर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। असेंबलर जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, सुनना। आज का जो आपका मेरा कंप्यूटर है ये कंप्यूटर विंडोज आधारित है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उन कंप्यूटर में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो असेंबली भाषा। कौन सी भाषा, असेंबली। पहले के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो असेंबली भाषा निर्देश देने में प्रयोग करते थे। उस असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में बदलना था। किसमें, मशीनरी भाषा में। तो असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, असेंबलर। तो ये असेंबलर, असेंबलर। ओके, ये लिखा नहीं रहा, एक काम करना बंद कर दिया पेन पर, आप समझ जाना। लेकिन आपको पता है कि आज असेंबली भाषा का इतना प्रयोग नहीं होता है, तो बंद हो चुके, तो असेंबलर अब प्रयोग में नहीं होते। बस ऐसे बता दिया। हाँ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर का ही प्रकार है। ये हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर पढ़ लिए। इसके बाद अगला कौन सा पढ़ना था हमको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम समझते पहले, है ना। सुनना, अब मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं,
तो मैंने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया और कंप्यूटर उस निर्देश को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे मैंने पेज को प्रिंटिंग का ऑर्डर दिया, तो उसी टाइम पे जैसे प्रिंट का उन्होंने ऑप्शन क्लिक किया, ओके किया, प्रिंट हो जाएगा और पेज प्रिंटर में प्रिंट होकर के हमारे सामने आ जाएगा। अब कभी सोचा है कि हम जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर ये काम कैसे करता है, आखिर कौन है वो जो कंप्यूटर से काम कराता है? तो वो जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में है, ये रहा मैं, ये रहा कंप्यूटर, हम दोनों के बीच में है। मेरे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और उन आदेशों की अनुपालना कंप्यूटर से कराता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर यानी उपयोगकर्ता और उपयोगकर्ता के जो निर्देश या आदेश होते हैं उनकी अनुपालना कंप्यूटर से करवाते हैं। आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ये रहा कंप्यूटर, कंप्यूटर ओके, ये है कंप्यूटर और ये है इसके बाहर बैठा हुआ यूजर या उपयोगकर्ता, ये उपयोगकर्ता है। कंप्यूटर को जो आदेश देना है यूजर वो आदेश कंप्यूटर को देगा। अब उस आदेश की अनुपालना कंप्यूटर से कौन कराता है? ये कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं ओएस लिख के छोड़ रहा हूं, आप समझ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में बिचौलिए का, मध्यवर्ती का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मध्यवर्ती का काम करा रहे हैं, हमारे आदेशों को कंप्यूटर से अनुपालना करा रहे हैं। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती क्या है दोनों के बीच में? कंप्यूटर व, इसके लिए अपन क्या परिभाषा बोल सकते हैं? कंप्यूटर व यूजर के बीच, कंप्यूटर व यूजर के बीच में क्या है? ये मध्यवर्ती है, के बीच मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बोल दो चाहे बिचौलिया बोल दो, दोनों के बीच में बिचौलिया है। ओके, अब देखना आपको एक राज की बात बताता हूं। क्या है राज की बात? ये क्या है? कंप्यूटर और यूजर के बीच में मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटरमीडिएट। ये इन दोनों के बीच में मध्यवर्ती आ रहा है, इसलिए इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। अब आपको ये शब्द हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा? यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस को मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। क्या कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो मध्यवर्ती होता है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरह से यूजर इंटरफेस का काम करते हैं। ये बात चाहो तो कहीं पर भी लिख लो, अपनी कॉपी की छत पर लिख लो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और जो यूजर है उसके बीच में किसका काम करते हैं? यूजर इंटरफेस का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इतना समझने के बाद अपन अब कुछ बातें और देखते हैं। क्या बात? देखना दोस्तों, आगे अपन जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताओ। तो उसका एग्जांपल मैं बताता हूं, एमएस विंडोज। जैसे आप फोन चलाते हो, फोन की बात कर ले अगर, तो आप फोन चलाते हो तो फोन में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो? एंड्रॉइड। पता है ना, आप एंड्रॉइड यूज करते हो। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन 5 चल रहा है ना। इससे पहले आप देखो तो कौन सा चल रहा था? इससे पहले भी बहुत सारे चले थे। जैसे एंड्रॉइड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फोन का, इसमें आपका जेली बीन था, इसमें आपका ओरियो था, इस तरह से बहुत सारे इसमें आपके एंड्रॉइड वर्जन आते रहते हैं। और अभी लेटेस्ट कौन सा है? 5 वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड का। अब देखना, इस एंड्रॉइड का जो है मालिक कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो गूगल है। इसी तरह से कंप्यूटर के लिए जो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है वो एमएस विंडोज काम में लिया जाता है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ध्यान रखना। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर दूं, कंप्यूटर के लिए अपन कौन सा काम में ले रहे हैं? विंडोज ज्यादातर। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विंडोज के अलावा काम में नहीं लेते, इसके अलावा भी काम में लेते हैं। जैसे फोन की बात करें तो फोन में आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम काम में। जैसे एप्पल की बात कर ले, एप्पल फोन, फोन जो होता है ना एप्पल का, उसमें कौन सा होता है? तो उसमें iOS जो होता है ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। तो एप्पल का अलग है अपना, दूसरे फोन के लिए एंड्रॉइड वर्जन काम में लेते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में क्या काम में लेते हैं? विंडोज काम में लेते हैं। ओके, और अपन कंप्यूटर में इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर विंडोज काम में लिया जाता है अपने यहाँ पर, है ना, अपने यहाँ पर और पूरी दुनिया में देखा जाए। इस एमएस का मतलब क्या होता है? एमएस विंडोज का मतलब, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या मतलब होता है? माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी का नाम ये माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर बिल गेट्स थे और पॉल एलन थे, है ना। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। हाँ, अपन एमएस विंडोज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है, उनका जो ये एमएस विंडोज है ये कब आया? तो इसकी जो आधिकारिक घोषणा थी वो आधिकारिक घोषणा कब की गई? आधिकारिक घोषणा इसकी 1983 में की गई और इसके ऊपर वो काम करते रहे। इसका पहला जो वर्जन इन्होंने लॉन्च किया था विंडोज 1.0। अब ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, मैं 1.0 लिखना चाह रहा हूँ। विंडोज 1.0 या 1985 में
1985 में लॉन्च हुआ था, है ना। तो इन्होंने आधिकारिक घोषणा तो 1983 में कर दी थी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, लेकिन ये विंडोज 1985 में सबसे पहला 1.0 हुआ, लॉन्च हुआ, है ना। लेकिन ये इतना कारगर नहीं था। क्यों कारगर नहीं था? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। अब ये देखो, एक्चुअल में ये कोई विंडोज की तरह काम नहीं कर रहा था। आपको पता है, आपको मैं समझाने के सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो आप माउस यूज करते हो, और माउस के जरिए आप कहीं पर भी किसी भी आइकन पर क्लिक करके कोई भी काम कर सकते हो, बैक जा सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, सब कुछ मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हो ना। अब जब तक ये विंडोज था, विंडोज नहीं था, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये विंडोज की वजह से ऐसा हो रहा है कि अपन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज काम में ले रहे हैं। इससे पहले एमएस डोज काम में लेते थे। क्या? एमएस डोज। ये एमएस डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एमएस डोज क्या होता है समझना। पहले माउस नहीं होता था, जैसे आज के जमाने में आप माउस यूज करो ना, पहले जो कंप्यूटर थे उसमें जब तक विंडो नहीं था उससे पहले माउस नहीं होता था। तो जो सारे काम करने होते थे कीबोर्ड से किए जाते थे। अब कीबोर्ड से काम कर रहे हैं, आपको बैक जाना है, तो उसमें क्या है कि इसके लिए कमांड दिए जाते थे, सिंटैक्स होते थे कि बहुत सारे लंबे चौड़े बटन टाइप करोगे आप, उसके बाद एंटर दबाओगे तभी वो काम होगा। कोई चीज डिलीट करनी उसके लिए भी बहुत सारा कुछ याद करके रखना पड़ता था, सिंटैक्स, बहुत सारे कमांड्स याद करके रखने पड़ते थे, और इतना सब कुछ याद करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो पहले कंप्यूटर चलाना आसान नहीं था। उसके बाद में वो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पर बहुत सारे कमांड टाइप करने होते हैं, वहां पर सिंटेक्स होते हैं, सबको याद करना होता है, उस चीज को बोलते हैं एमएस डोस, है ना। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी का मतलब डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ करेक्शन कर दिया और उसको अच्छा बना दिया थोड़ा, उसी को अपन ने विंडोज 1.0 बोल दिया, जो 1985 में लागू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने और वर्जन इनके लॉन्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया, उसमें थोड़ा सुधार किया, फिर नेक्स्ट वर्जन, ऐसे चलते चलते मान लो 1995 में अलग अलग वर्जन दिए, फिर 2000 में दिया, फिर आगे से आगे देते रहे, और अभी तक इनके नए नए वर्जन चल ही रहे, जो अपन लेटेस्ट काम में लेते हैं। विंडोज 10 काम में आ रहा है अभी अपने पास, है ना। और इसे बहुत से लोग विंडोज 8 भी यूज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इनके वर्जन आते रहे। तो सबसे पहले जो चलता था वो एमएस डोस चलता था, और उस डोस के बाद विंडोज आया अस्तित्व में, है ना। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण था एमएस विंडोज, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा था, आप समझना अच्छे से। हाँ देखो, एमएस विंडोज से पहले एमएस डोस काम में आता था। एमएस विंडोज तो समझ में आ गया, जो भी मैंने समझाया सारा। इससे पहले कौन सा काम में आता था? एमएस डोस। एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और डी का मतलब है डिस्क। क्या है ये? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट है एमएस का मतलब, और डीओएस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते थे, जिसमें माउस नहीं होता था, सारे कमांड टाइप करके काम करना पड़ता था कंप्यूटर पर। बहुत ही भारी काम था, अच्छा हुआ हमको ये काम नहीं करना पड़ा। हाँ, इसके बाद देखना दोस्तों, नेक्स्ट अपन एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। इस एमएस डोस को टीयूआई या सीयूआई कहते हैं। तो मैंने जो बात कहा था कॉपी की छत पर लिख लेना, राज की बात, क्या कहा था कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस का काम करता है। किसका? यूजर इंटरफेस। मैंने लिखा भी था यूजर इंटरफेस, लगा के बोला था इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका काम कर रहा है? यूजर इंटरफेस का। और पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था? एमएस डोस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। तो इस एमएस डोस को टीयूआई या सीयूआई कहते थे। इस टी का मतलब है टेक्स्ट। क्या मतलब है? टेक्स्ट। तो बता रहा हूं ना, पहले सबको टाइप करना पड़ता था। तो ये टेक्स्ट यूजर इंटरफेस है। एमएस डोस कैसा इंटरफेस है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। या फिर इसको सीयूआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सी है, सी का मतलब है कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। और यू का मतलब यूजर, और आई का मतलब इंटरफेस। या फिर इसको बोलते हैं एमएस डॉल जो है, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैरेक्टर मतलब आप टाइप कर रहे हो ना, अक्सर टाइप कर रहे हो, तो टाइपिंग करने से आपका काम हो रहा था, तो ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ध्यान रखना, अभी जो अपन काम में ले रहे हैं वो जीयूआई है। विंडोज क्या है? जीयूआई। जो आगे आ जाएगी बात बताऊंगा कैसे जीयूआई है। तो आपको एमएस डोस के बारे में याद रखना। अभी अपन इतना काम में ले रहे हैं, पहले चलता था विंडोज से पहले क्या था? डोस, जो टीयूआई था, जो सीयूआई था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यूआई का मतलब क्या है? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? बिचौलिया, वो बताया था ना, वही वाला। तो ये आपको ध्यान रखने लायक बात है, बड़ी ही प्यारी बात है। आपको मैं जो है ये चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं रटा रहा, क्योंकि अगर आप चीज को बेसिक से समझ लिए तो क्वेश्चन बड़े ही झट से हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अभी देखो, एमएस डोस की बात करते हैं, विंडोज की बात करें तो विंडोज जो है ये सबसे पहला जीयूआई था। क्या था ये? जीयूआई। तो व्हाट इज जीयूआई? जीयूआई को समझना। यूआई का मतलब क्या है? यूजर इंटरफेस। बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच में यूजर इंटरफेस का काम कर रहा है। इस जी का मतलब क्या है? इस जी का मतलब है ग्राफिकल। क्या मतलब है इसका? ग्राफिकल। यानी कि आज का जो विंडोज है ये पहला जीयूआई था, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। ग्राफिकल का क्या मतलब है? मतलब इसमें चित्र नजर आते थे। क्या नजर आते थे? चित्र, आइकन नजर आते थे अच्छे अच्छे।
इसलिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपने देखा होगा ना, जैसे आपको माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हो तो आपको कंप्यूटर का डायग्राम सा दिखा देता है, वो छोटा सा आइकन नजर आता है। एमएस पेंट इसका अलग आइकन नजर आता है, आपकी कोई फाइल है उसका अलग आइकन नजर में आता है, आपका कोई पिक पड़ा हुआ है उसका अलग आइकन नजर आता है। तो इन सबका अलग अलग आइकन नजर आता है। तो ये क्या है, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये भी राज की बात है कि अगर एमएस डोस की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डोस, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या है, ये इसको सीयूआई बोल सकते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर इसको बोल सकते हैं टीयूआई। टीयूआई का मतलब क्या है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। जबकि अगर विंडोज की बात करें, किसकी बात करें, विंडोज की, तो विंडोज क्या है, विंडोज एक जीयूआई है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं कि विंडोज के महत्वपूर्ण वर्जन कौन कौन से आए थे। तो ये विंडोज के कुछ महत्वपूर्ण वर्जन, जैसे मैं सबसे पहले बताया विंडोज 1.0 आया, उसके बाद उसमें सुधार किया, ये आया विंडोज 2.0, 3.0। फिर सन 1995 में कौन सा आया था, विंडोज 95। फिर विंडोज 98, विंडोज 2000, फिर विंडोज एमई जिसको मिलीनियम भी बोलते हैं, फिर एक्सपी आया, फिर विस्टा, फिर विंडोज 7, फिर 8, फिर 8.1, उसके बाद 8.1 प्रो, फिर कौन सा आया, ये आपका विंडोज 10। और अभी लेटेस्ट कौन सा अपन यूज में ले रहे हैं, विंडोज 10। मेरे जो खुद के लैपटॉप में पहले विंडोज 8.1 था, जिसको मैंने फिर बाद में विंडोज 10 करवा लिया करनी, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन विंडोज को चेंज भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, फॉर्मेटिंग वगैरह कर करके। तो आपको विंडोज के वर्जन ध्यान में रखने हैं, हर बार अलग अलग नया वर्जन आता रहता है। जैसे अपने फोन में एंड्रॉइड के वर्जन आता है ना, वैसे कंप्यूटर में विंडोज के वर्जन भी आते रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो एक काम करना, इस वीडियो को फिर से देखना। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ विंडोज। अपन विंडोज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी यानी सामान्य बातों की बात करते हैं। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है विंडोज में। सबसे अच्छी बात, इसमें हजारों बातें, ध्यान रखना, मैं सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। इसमें देखना OLE यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग होती है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, समझना इसको, ये OLE समझना क्या है ये। जैसे मान लो आपने अगर कंप्यूटर कभी चलाए हो, तो आप मान लो कि कहाँ पर काम कर रहे हो, वर्ड पैड पर कुछ भी आप टाइपिंग कर रहे हो, अपनी एक फाइल बना रहे हो। अब आपको जरूरत महसूस हुई कि यार यहाँ पर ये टाइपिंग के साथ साथ अगर यहाँ पर एक फोटो एडिट कर लेते या फोटो ऐड कर लेते, तो इस चीज को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें फोटो ज्यादा अच्छा रहता। तो अपन क्या करते हैं, उसका फोटो लाते हैं। तो अपन फटाक से इसको मिनिमाइज किया और दूसरी कोई फाइल खोली और वहां से कोई फोटो उठाया और यहाँ पर ला के रख दिया। तो अब क्या कर दिया, हमने जो दूसरी फाइल थी वहां का जो ऑब्जेक्ट था इसके साथ लिंक कर दिया, कहाँ पर, वर्ड पैड में। मान लो आप जो है पावर पॉइंट में काम कर रहे हो और पावर पॉइंट में आपको महसूस हुआ कि कहीं से कोई मान लो फोटोशॉप से कोई फोटो उठानी है। तो आपने क्या किया, फोटोशॉप ओपन किया, उसमें कोई पिक ओपन की, उसमें कोई चीज क्रॉप वगैरह करनी थी, उधर से क्रॉप की, कट किया और इसको फिर कॉपी करके आप पावर पॉइंट में लेके आ गए। मान लो आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो और आपको है एमएस पेंट से कोई ऐसा चित्र सा बना के या डायग्राम बना के लेके आना था। तो आपने क्या किया, एमएस पेंट खोला और पेंट के अंदर जाके कोई भी डायग्राम जो आपको पेंसिल से वगैरह से ड्रॉ करना था बनाया, और वो बना करके उसको कॉपी करके कहाँ पर लेके आ गए, फिर आप वापस से पावर पॉइंट में लेके आ गए। तो अलग अलग चीजें चला करके आप वहां से इनको ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे हो। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये फीचर हमारे बहुत ही काम आता है। जैसे आप देखते हो ना, मैं बहुत बार आपको चीजें पढ़ाता हूँ और कोई चीज समझानी होती है, मैं उसका डायग्राम जैसे क्लिक करता हूँ डायग्राम आ जाता है। तो मैंने इस डायग्राम को कहीं कहीं से तो उठाया होगा ना, तो लिंक कर दिया मैंने, इधर से उठा कर इधर डाल दिया, तो वो OLE है। दूसरी बात इसमें बता दूं, इसमें मल्टीटास्किंग ये भी अच्छा फीचर है। विंडोज का अच्छा फीचर क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब आप एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हो। देखो आप है ना, इधर चला रहे हो वर्ड पेड चला रहे हो ना, वर्ड पे काम कर रहे हो। अब आपको महसूस है यार गाने सुनने चाहिए, तो आप क्या करते हो, इसको तो मिनिमाइज किया और सॉन्ग्स में ओपन किया, सॉन्ग चला दिया, सॉन्ग को मिनिमाइज कर दिया, तो प्लस इसमें सॉन्ग या म्यूजिक भी चलता रहता है। प्लस आपको थोड़ी देर बाद याद है यार थोड़ा पावर पॉइंट में थोड़ा कुछ काम करना था, फटाक से इसको मिनिमाइज किया, पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। फिर कुछ याद है नोट पैड पे कुछ काम करना है, इस तरह से अलग अलग। तो आप एक ही टाइम पे कितने सारे जो है काम कर सकते हो, इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर पर अपन बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ना, गूगल पे भी कोई चीज सर्च कर रहे हो, तो इधर क्या करते हो, इधर कुछ चीज सर्च कर रहे हो, इधर न्यू टैब ओपन कर दिया, फिर न्यू टैब ओपन कर दिया, अलग अलग चीजें चलती रहती है ना, तो वो मल्टीटास्किंग ही है एक तरह से। तो आप बहुत सारे काम एक साथ इस विंडोज के अंदर कर सकते हो, दैट इज मल्टीटास्किंग, है ना। जैसे आप पुराने फोन जो देखते हो कीपैड वाले आते हैं, जैसे पुराने में नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन कीपैड फोन में आप एक चीज चला रहे हो तो एक ही चीज चलती थी, इसके साथ दूसरी चीज नहीं चलती। लेकिन आज के एंड्रॉइड फोन देख रहे हो तो आप पिक गैलरी में हो, अचानक से याद है व्हाट्सएप ओपन करना है, तो आप वहां से खिसक करके व्हाट्सएप में आ जाते हो, उधर पीछे वाला भी चल ही रहा है, आप वापस से जंप करके पीछे वाले में चल सकते हो। ये चीज क्या है, मल्टीटास्किंग है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको विंडोज के कुछ फीचर्स समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। और बातें करते हैं विंडोज के मुख्य भाग क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, विंडोज के मुख्य भाग। ये सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप क्या होता है, देखना दोस्तों, ये आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करते हो, सॉरी कंप्यूटर को चलाते हो, स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करते ही
जब वो स्टार्ट हो जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो आइकन या जो चीज आपको नजर आती है, फर्स्ट विजिबल थिंग, वो डेस्कटॉप होता है। जैसे आपको पूरा जो नजर आ रहा है, इसको अपन डेस्कटॉप बोलेंगे। आगे समझ में? तो डेस्कटॉप क्या होती है? फर्स्ट विजिबल पिक्चर जो होती है, पूरा जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे इस कलर से देखो, ये पूरा का पूरा, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप। कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो स्क्रीन नजर आती है, मेन स्क्रीन क्या होती है? डेस्कटॉप होती है, मेन स्क्रीन। इसी के यहाँ से फिर अपन ये सबसे पहले खुलती है, और इसके खुलने के बाद ही मान लो अगर अपने को माई कंप्यूटर ओपन करना है तो अपन ये ओपन कर देंगे। मान लो अपने को पावर पॉइंट चलाना है तो अपन यहाँ पर पावर पॉइंट चला लेंगे, गूगल चलाना है गूगल चला लेंगे। तो जो मेन स्क्रीन होगी इसी को अपन क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप बोलेंगे। आगे देखना, डेस्कटॉप के बाद टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? जब आपका कंप्यूटर चलता है तो देखना है जो नीचे की यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है ना, इसको टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्या ओपन कर रखा है वो नजर आता है। जैसे मान लो मैं भी पावर पॉइंट चला लूं, तो यहाँ पर इस तरह से पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो ये नजर आएगा। अगर ये चला लिया तो ये नजर आएगा, वर्ड पैड चला लिया तो ये नजर आएगा। तो आप क्या क्या चला रहे हो, मान लो कोई चीज सर्च करनी है अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं? टास्क बार। ये है टास्क बार। दूसरी चीज है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होती है? तो ये जो है ना बैकग्राउंड, क्या हो गया भाई, ये जो है ना पिक्चर, ये क्या है? बैकग्राउंड। जैसे ये विंडोज 10 का बैकग्राउंड है। किसका? ये विंडोज 10 का बैकग्राउंड है, जो आता है ना डालने के ऊपर। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। आप समझते हो? आप इसमें ज्यादा क्या समझो, मेरे से ज्यादा आप समझते हो, फोन वगैरह का समझते हो ना, बैकग्राउंड वगैरह बदलते रहते हो आप। हाँ, तो जो फोन में वॉलपेपर वगैरह होते हैं वही। आगे अपन बात करते हैं फाइल्स की। कुछ टर्म यूज करते हैं फाइल्स। फाइल्स क्या होता है? मान लो आप MS पेंट पर काम कर रहे हो या पेंट पर काम कर रहे हो, आपने कोई भी पिक्चर बनाई, उसके बाद आप उसको सेव कर लेते हो। तो सेव भविष्य के लिए, हमारे किए गए काम को भविष्य के लिए सेव करना, ये किसके अंदर सेव किया जाता है? फाइल के अंदर। तो फाइल के लिए क्या याद रख सकते हैं? किए गए कार्य को भविष्य के लिए फाइल के रूप में सेव किया जाता है। किसमें? फाइल के रूप में सेव किया जाता है। तो फाइल की परिभाषा आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज समझते हैं अपन, फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फाइल या फाइल के समूह को फोल्डर के अंदर सेव किया जाता है। किसके अंदर सेव करते हैं? फोल्डर के अंदर। जैसे आपका एक फोटो है फोन में, तो फोटो आपकी एक फाइल है जिसको आप जो है माई पिक्चर्स या पिक या DCI इनके अंदर आप सेव रखते हो। तो वो क्या है? फोल्डर के अंदर फाइल्स होती है। अब मैं इनको ये चीज आपको क्या समझूंगी, तो आप मेरे से ज्यादा समझते होगे। ओके, फाइल फोल्डर्स ये होते हैं। एक होता है रिसाइकल बिन। ये भले मैं आपको समझा सकता हूँ। रिसाइकल बिन क्या होता है? आपकी कोई भी फाइल होती है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की फाइल क्या होता है कि कभी गलती से डिलीट हो जाती है, और आपको लगता है यार डिलीट हो गई, डिलीट नहीं होनी चाहिए थी, तो मेरा काम की थी, अब क्या करूं, डिलीट हो गई। तो डिलीट हुई फाइलों को भी अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि जो फाइल डिलीट होती है वो डिलीट हुई फाइल कहां पर चली जाती है? रिसाइकल बिन में। आप देख सकते हो रिसाइकल बिन में आपको ये आइकन नजर आता है बहुत बार, ये रिसाइकल बिन का आइकन जो है, तो डिलीट की हुई फाइल्स होती है। रिसाइकल बिन में क्या होती है? डिलीट फाइल। ये डिलीट फाइल्स रिसाइकल बिन में होती है। और अगर आपको जरूरत महसूस हुई या फाइल डिलीट नहीं करनी थी, तो आप रिसाइकल बिन को ओपन करो, वो फाइल आपको रिसाइकल बिन में दिख जाएगी। वहां से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिस्टोर। तो डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में जाती है, और रिसाइकल बिन से अपन उनको रिस्टोर कर सकते हैं। अब एक और बात बता दूं, अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हो लेकिन शिफ्ट दबाकर करते हो, क्या दबाकर? शिफ्ट प्लस डिलीट, यानी शिफ्ट और डिलीट दबा करके आप किसी फाइल को डिलीट करते हो, तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगी। ओके, तो ध्यान रखना, रिसाइकल बिन में सिंपल से वो डिलीट कर दिया तो रिसाइकल बिन में जाती है, और अगर शिफ्ट के साथ डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में नहीं जाती। क्या रिसाइकल बिन से डिलीट होने के बाद भी फाइलें वापस प्राप्त की जा सकती है? तो देखो, एक तरीका है जिससे रिसाइकल बिन से भी फाइलें प्राप्त की जा सकती है, लेकिन चूंकि ये एजुकेशनल हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो हैकिंग टाइप की चीज होती है। छोड़ो, किसी को समझना हो तो पर्सनली कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कैसे डिलीट की हुई फाइलें अपन कंप्यूटर से ला सकते हैं, सारा डेटा है ना। आगे अपन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब कुछ और बातें। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया, ट्रांसलेटर भी समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ के साथ मैंने विंडोज की फाइल भी सुलटा दी। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बहुत ही इजी। आपके फोन में जैसे ऐप है वैसे ही कंप्यूटर में जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को आसानी प्रदान करने के लिए या काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विशेषीकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे होते हैं जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशेषीकृत कौन से होते हैं? जो कोई विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, और जनरल जो सभी के पास होते हैं। तो जो विशेषीकृत होते हैं ये कुछ लोगों के पास ही होते हैं जो विशेष काम करते हैं, जबकि जनरल सबके कंप्यूटर में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं,
कस्टमाइज का है, रेलवे टिकट आरक्षण के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो रेलवे वालों के पास होंगे, आपके मेरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर थोड़ी होगा, है ना। जैसे कोई विशेष काम, मान लो बैंकों की जमा निकासी से संबंधित सॉफ्टवेयर, वो बैंक वालों के पास होंगे। इस तरह से मौसम विश्लेषण के लिए जो सॉफ्टवेयर उनके पास होंगे। अब वो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है ये, क्योंकि ये विशेषीकृत है, उनके लिए स्पेशल बनाए गए। हमारे पास जो होते हैं, सबके पास कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ये जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप और मैं यूज करते हैं, जनरल सबके कंप्यूटर में होते हैं। कौन सा? पावर पॉइंट हो गया, वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, एमएस पेंट हो गया, तो ये एमएस वर्ड हो गया, तो ये सारी एक्सेल हो गया, ये सारी चीजें क्या है? ये जनरल एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गई, जो विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, और जनरल जो सामान्य पर्पज से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ये भी बड़ा प्यारा है, यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैसे करते हैं सुरक्षा प्रदान? सुनना, ये समझने लायक बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखना दोस्तों, जैसे मान लो आपने नाम सुन रखा होगा वायरस। क्या नाम सुन रखा होगा? वायरस। व्हाट इज वायरस? ये कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल वायरस की बात नहीं कर रहा है ना। मैं वैसे जनरली बायोलॉजिकल वायरस पढ़ाता हूं, आजकल मैं कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? ये वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें जानबूझकर बनाया जाता है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। तो जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रोग्राम जो होते हैं, इनको अपन वायरस कहते हैं। तो ये प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? नुकसान पहुंचाना है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? हमारे फिजिकल नुकसान की बात नहीं करें, सिस्टम की बात करें, सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इन वायरस का गुण होता है, ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खुद की कॉपी कर लेते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले, ये खुद की कॉपी कर लेते हैं, खुद की कॉपी कर लेते हैं, और ये एक से दूसरे में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी कंप्यूटर में वायरस है, आपने अपना पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाया, तो वायरस स्वतः ही उसके कंप्यूटर से कहां पर आ जाएगा? आपकी पेन ड्राइव। अब ये नहीं कि उसके कंप्यूटर में खत्म हो गया, कंप्यूटर में तो है ही है, और कहां पर आ गया? आपकी पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव निकाल करके आपने अपने कंप्यूटर में लगाई, तो आपके कंप्यूटर में जैसी पेन ड्राइव लगी, ये कहां पर आ जाएगा? आपके कंप्यूटर में। और फिर आपके कंप्यूटर में आने के बाद ये क्या करेगा? खुद की कॉपी। तो ये क्या कर रहा है? खुद से इधर उधर जा रहा है, खुद की कॉपी बना रहा है। ये है वायरस। तो ये वायरस बुरी चीज है। प्रोग्राम ऐसे होते हैं, पर क्या करें, कुछ लोग होते हैं अनैतिक तत्व, वो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, तो इनको अपन वायरस कहते हैं। तो अब बहुत से के सामने दिक्कत आ गई कि भैया हमारे कंप्यूटर को तो वायरस का खतरा है। तो इस वायरस से निपटने के लिए अपन बनाते हैं, अपन कंप्यूटर में क्या डलवाते हैं? एंटीवायरस। क्या डलवाते हैं? एंटीवायरस। तो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। तो एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सुरक्षा प्रदान की नहीं की, किससे? वायरस से सुरक्षा प्रदान कर दी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जांपल बता दूं, एंटीवायरस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपको दिखा देता हूं, ये रहा डिस्क फॉर्मेटिंग करने वाले, मतलब फॉर्मेट करने वाले। डिस्क क्लीनअप, जो अवांछनीय आपकी कोई फाइल कॉपी वगैरह हो रही है, आपको पता चल रहा है फाइल किसी काम की नहीं एक्स्ट्रा, तो उसको क्लीन कर देता है डिस्क को। और जैसे एंटीवायरस, तो एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अभी समझाया था आपको, वायरस के विरुद्ध एंटीवायरस। इस तरह से एंटी स्पाईवेयर क्या होता है? इससे पहले समझना स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ही बुरी चीज है स्पाईवेयर। समझना दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं स्पाईवेयर, जो जानबूझ के बनाए जाते हैं। और ये जानबूझ के क्या करते हैं? ये हमारे सिस्टम में अगर आ गए, तो हमारे सिस्टम में जो जानकारी होती है, हमारा डेटा, उस हमारे डेटा को चुराते हैं। ये क्या करते हैं? हमारा पर्सनल डेटा चुराते हैं, पर्सनल डेटा चुराते हैं। पर्सनल, ये चल क्यों नहीं रहा? पर्सनल डेटा चुराते हैं, ये चोर हैं, पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे सिस्टम में आकर के हमारा पर्सनल डेटा चुराते हैं, उनको स्पाईवेयर्स कहते हैं। और स्पाईवेयर्स के विरुद्ध अपन क्या बनाते हैं? स्पाईवेयर के विरुद्ध अपने पास क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? एंटी स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए अपन अपने कंप्यूटर में एंटी स्पाईवेयर रखते हैं ना। इस तरह से मालवेयर भी होते हैं, उनके विरुद्ध एंटी मालवेयर रखते हैं। मालवेयर क्या होते हैं? कि डेटा चुराने का काम ही करते हैं। मालवेयर की अगर बात कर दी, यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो मालवेयर, उसके विरुद्ध क्या डालते हैं अपन? एंटी मालवेयर। अब ये मालवेयर क्या होते हैं? कि जैसे आपका जो डेटा है कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर का डेटा स्पाईवेयर की तरह ही कोई डेटा चुरा रहा है तो अलग बात है, लेकिन मालवेयर के थ्रू आपके सिस्टम के ऊपर उनका कंट्रोल आ जाता है। मान लो आपने किसी को ईमेल ही नहीं भेजी, और आपके सिस्टम से कोई अश्लील मैसेज या अश्लील तस्वीर किसी और को भेजी गई, तो ये एक तरह से हैकिंग हो गई। क्या हो गई? हैकिंग। मालवेयर का मतलब क्या है? हैकिंग करने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो हैकर्स यूज करते हैं। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर की जानकारी आज की क्लास में पूरी हुई।
इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले थे, लेकिन समय अब इसकी इजाजत नहीं देता कि क्वेश्चन कर पाए। तो आज की क्लास पूरी देखना और इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको कल की क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, लेकिन लंबी क्लास की वजह से आज अपन कर नहीं रहे। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे सॉफ्टवेयर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में, आपको सॉफ्टवेयर अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।